नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है संविधान MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को MCQ के रूप में कवर कर रहे थे। अभी तक हमने इस सीरीज़ की 13 क्लासेस कवर कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित जो सवाल आपसे बन सकते हैं उनको कवर किया था। आज की वीडियो में प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सवाल, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सवाल, अब तक कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, कितने उप प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके इन विषयों से बनते हैं। उन सभी विषयों के MCQs, इन सभी टॉपिक्स के MCQs आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे आपका जो पूरा चैप्टर है प्रधानमंत्री से संबंधित, उप प्रधानमंत्री से संबंधित, उसका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या वे नियुक्त होते हैं, क्या वे निर्वाचित होते हैं, क्या वो चयनित होते हैं या मनोनीत होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जल्दबाजी में आपने निर्वाचित या चयनित पर टिक नहीं करना है। चुना नहीं जाता है प्रधानमंत्री को। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को, वो दल अपना नेता चुनता है, उस दल के नेता को नियुक्त किया जाता है देश का प्रधानमंत्री। ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है। संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक जो प्रमुख होता है, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जिसमें निहित होती हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री कैसा होता है, उसे नियुक्त किया जाता है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल 75 में ये बात कही गई है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है। हालांकि कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, न इनका निर्वाचन होता है, जैसा हमने अभी देखा। लोकसभा में जिस भी दल का बहुमत है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है 75 आर्टिकल के तहत। अगर किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और उसमें संसद के अंदर यानी लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल है या सबसे बड़ा गठबंधन है उसके नेता को वो प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह आर्टिकल 75 में कहा गया है। देखिए, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है। भारत की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? तो भारत की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है। संवैधानिक तौर पर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर लोकसभा का ही कोई सांसद देश का प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। और यही प्रधानमंत्री के लिए भी होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। यदि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति किस आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? वो अपने विवेक से सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है। ऐसी कंडीशन में ये शर्त होती है कि 1 महीने के भीतर भीतर जिसको भी प्रधानमंत्री बनाया गया है उसे अपना बहुमत साबित करना होता है। ठीक है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। आमतौर पर भारत में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है? जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। निम्न सदन यानी कि लोकसभा। ज़्यादातर, हालांकि भारत में राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी वे राज्यसभा की सदस्य थी। इसके अलावा मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वे राज्यसभा से ही रहे। लेकिन नॉर्मली जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा से ही आता है। तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा?
जैसे मैंने कहा, आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा से में ही चुना जाता है, यानी यहीं का सदस्य कोई चुना जाता है। अगर जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? अगर सरकार के खिलाफ लाना हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ लाना हो तो लोकसभा में, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री की वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के। तो लोकसभा का समर्थन आवश्यक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उसके ऊपर वोटिंग कौन करेंगे? केवल लोकसभा के सदस्य। प्रधानमंत्री उच्च सदन का अगर सदस्य होगा तो वो मतदान नहीं कर पाएगा। ठीक है। कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने? जैसे मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी जब पहली बार 1966 में देश के प्रधानमंत्री बनी वो राज्यसभा से बनी। ठीक है। इनके बाद जो HD देवेगौड़ा थे ये भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। हालांकि जब प्रधानमंत्री के पद पर आए ये, उस समय ये विधायक थे, बाद में ये सांसद बने राज्यसभा के। ठीक है। और तीसरे थे मनमोहन सिंह। तो 3 प्रधानमंत्री अभी तक ऐसे हुए हैं जो सांसद कहां से थे? राज्यसभा से। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति कब प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है जब प्रधानमंत्री को लोकसभा का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। अगर हम प्रधानमंत्री के पदावधि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ध्यान रखना। जल्दबाजी में 5 साल पर आपने टिक नहीं करना है। 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का होता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का समर्थन मिलता रहे। यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर होता है। लेकिन इच्छा भी ऐसी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा दे। जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है उसे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। जब प्रधानमंत्री का त्यागपत्र होता है या उसे हटाया जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है वो बर्खास्त होती है। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। कई सारे ऐसे हमारी संस्थाएं हैं जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद है, नीति आयोग है, आपदा प्रबंधन आयोग है। इन सब का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व का प्रावधान किया गया है? देखिए, आर्टिकल 78 में किसके दायित्व की बात कही गई है? यह कहा गया है प्रधानमंत्री के। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आर्टिकल 78 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति यह कर्तव्य है, यह उनका दायित्व है कि वो सूचनाएं राष्ट्रपति को दे सकें। इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचनाएं मांग भी सकते हैं और इसी आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री को सूचनाएं उनको देनी होती है। यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की कड़ी है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 78 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? कौन सा आर्टिकल है जो मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है कि मंत्रिपरिषद होगी या उसको कैसे बनाया जाएगा? ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 75। देखिए, आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। मंत्रिपरिषद से जुड़े जो प्रावधान हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधी जो प्रावधान हैं वो आर्टिकल 75 में कहे गए हैं। 75 के कई सारे उपखंड हैं। जैसे 75 का जो पहला उपखंड है उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों का गठन होगा। ठीक है। जो 75 का सेकंड वाला खंड है वो ये कहता है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मंत्री को हटाना भी होगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है। फिर है आर्टिकल 75 का तीसरा खंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह कहा गया है 75(3) में। जैसे आपने देखा होगा, सवाल आता है कई बार कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 75। अगर एग्जैक्ट पूछेगा कौन से वाले 75 में, तो 75 का तीसरा खंड। दो शब्दों को यहां पर ध्यान रखना, एक है सामूहिक रूप से और एक है व्यक्तिगत रूप से। जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है ये किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी होती है? लोकसभा के। क्योंकि मंत्रिपरिषद की बात, अगर किसी मंत्री की बात हो, मंत्री को कौन हटाएगा उसके पद से? मंत्री को हटाता है राष्ट्रपति। यहां पर मंत्रिपरिषद है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को कौन हटाता है? वो लोकसभा हटाती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के। संसद को आपने नहीं करना है जल्दबाजी में, ना राष्ट्रपति को करना है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा के प्रति है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत तौर पे वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर होते हैं, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तब आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रति। क्योंकि अगर एक एक मंत्री को हटाना हो तब कौन हटाता है? राष्ट्रपति ही उनको उनके पद से हटाता है। ठीक है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? अगर लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, पहली चीज तो यह है वो केवल लोकसभा में ही आता है। अगर वो पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है। या फिर अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर पारित हो गया तो भी पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है। तो केवल प्रधानमंत्री से नहीं होता है, पूरी पूरी मंत्रिपरिषद जाती है। ठीक है। कथन है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन, मंत्रिपरिषद की सलाह की जांच न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। क्या ये वाला सही है? सेकंड वाला कथन आपका गलत है। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, क्यों दी, उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी जांच आप किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। तो यहां पर सही विकल्प कौन सा है? केवल कथन एक सही है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यानी जो मंत्रिपरिषद का पूरा आकार होता है लोकसभा के सदस्यों का टोटल संख्या का 15% से कम ही होगा। ठीक है। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो किससे अधिक नहीं हो सकती? अभी हमने देखा 15%। 15% किसका? संसद के सदस्यों का या लोकसभा के सदस्यों का? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, लोकसभा के सदस्यों का 15%। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा निर्धारित करी गई? पहले ऐसे कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन बाद में 91वां संवैधानिक संशोधन किया गया सन 2003 में, जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसे 15% फिक्स किया गया कि 15% लोकसभा के सदस्यों का हो सकता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और उप मंत्री होते हैं। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट मतलब क्या होता है? देखिए, एक बड़ा शब्द है, एक बड़ा व्यापक शब्द है मंत्रिपरिषद। ठीक है। मंत्रिपरिषद में हमने कहा 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनको मिलाकर के जो बनता है उसे कैबिनेट कहते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट स्तर के मंत्री। ऑप्शन बी। ठीक है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कितनी श्रेणियां होती हैं इनकी? 3 होती हैं। ठीक है।
एक चीज और ध्यान रखना, हमारे संविधान में ज्यादातर मंत्रिपरिषद शब्द ही आया है। मंत्रिमंडल शब्द पूरे संविधान में केवल एक आर्टिकल में आया है, वो है आर्टिकल 352, जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे। तो मंत्रिमंडल शब्द केवल एक बार संविधान में आया है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होगा। अभी हमने कहा कि 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं, तो इनका वरीयता क्रम क्या होता है। सबसे ऊपर तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहां पर आपको बस इतना याद रखना है, कैबिनेट मंत्री के बाद उप मंत्री आएंगे या राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं और फिर उप मंत्री होते हैं। इस क्रम को ध्यान रखना। ऑप्शन ए सही आंसर है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। अब किसके सापेक्ष पूछ रहा है, मंत्रिमंडल के सापेक्ष। अभी आपका क्लियर हुआ यहाँ पे कंफ्यूजन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। जो मंत्रिपरिषद होता है वो एक बड़ा प्रकार का, एक बड़े आकार का निकाय होता है। इसमें आपके कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, इसमें आपके उप मंत्री भी होते हैं और इसमें आपके राज्य मंत्री भी होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद है उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है कैबिनेट, जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल में केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री वो शामिल होता है। ठीक है, तो पूरे मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा हिस्सा होता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है हमेशा। ऑप्शन बी। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय होता है। मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों के मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल हैं। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहां पर। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल 352 आर्टिकल में आया है। ऑप्शन ए। हालांकि शुरुआत में इस आर्टिकल में भी नहीं था, लेकिन 44वें संशोधन के तहत 1978 में मंत्रिमंडल शब्द यहां पे जोड़ा गया। तो मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में भी नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है, इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे कैबिनेट सचिव कहते हैं। यह भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, अगर आप केंद्र के मामले में संसद के सदस्य नहीं हैं और राज्यों के मामले में विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, तो आप अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन काल अनुक्रम सही है। 4 प्रधानमंत्री यहाँ पर दिए गए हैं, आसानी से आप इनको लगा सकते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी 1966 से 1977 के दौरान पहली बार और फिर 1980 से 84 के दौरान। मोरारजी देसाई की बात करते हैं, ये 1977 से 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और चौधरी चरण सिंह की बात करें तो 1979 से 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले 2, फिर 1, फिर आपका 3 और 4। 2, 1, 3, 4 यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबी अवधि तक यानी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं अभी तक, ध्यान रखेंगे। मोरारजी देसाई की बात करें, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे, मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह की बात करें, लोकसभा में कभी भी ना जाने वाले बतौर प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री थे, यानी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। अगला, भारत के कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रहे। तो भारत में अभी तक कितने प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे, ये संख्या पूछी जाती है। ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या है 6 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो मुख्यमंत्री भी रहे। कौन कौन थे।
पहले थे मोरारजी देसाई, ये बंबई के मुख्यमंत्री थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री थे, 2 बार बने थे यूपी के मुख्यमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री बने। तीसरे थे वीपी सिंह, ये भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बाद में देश के प्रधानमंत्री, और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे नरेंद्र मोदी, वर्तमान में अब बने प्रधानमंत्री, देश के 14वें प्रधानमंत्री। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो एचडी देवगौड़ा आपको पता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहे हैं, मोरारजी देसाई बंबई के, चंद्रशेखर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता कौन थे? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इनका कार्यकाल लगभग 16 साल 9 महीने और 12 दिनों का है। एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा से पद संभाला? ज्यादातर प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो एक बार प्रधानमंत्री बने और जब हटे पद से तो दोबारा वापस नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं बने। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो पहली बार हुआ, हालांकि 2 प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? वे थी इंदिरा गांधी। पहले 1966 से लेकर 1977 तक रही, बाद में 1980 से वापस आई 84 तक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इस मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं, वे भी एक बार प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, ये प्रधानमंत्री बने थोड़े थोड़े समय के लिए, वापस प्रधानमंत्री कौन बने? फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए कौन? ये थे चौधरी चरण सिंह। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 1980 तक देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये कभी भी अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा में नहीं गए, क्योंकि उससे पहले ही इनको पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है, कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? ऊपर हमने देखा था कितने प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो राज्यसभा से सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने? 3 थे। ठीक है, कौन कौन? इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन है जब वो प्रधानमंत्री बने? तो देखिए यहां पर अगर हम विकल्पों की बात करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि जब एचडी देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने तो वो विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन यहां पर उनका नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने पीवी नरसिम्हा राव को भी ध्यान रखना है, जब ये भी प्रधानमंत्री बने थे, ये भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखना। ठीक है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बिना लोकसभा के समर्थन को प्राप्त किए प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। बाद में इनको अपना बहुमत साबित करना था ताकि ये दिखा सके कि इनके पास बहुमत है, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकें, लेकिन उससे पहले ही इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो भी इन्हीं को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के समर्थन से नहीं बने, ये थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। और पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि मोरारजी देसाई शुरुआत में कांग्रेस में ही रहे थे। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, 10 बार इन्होंने किया था। अगला, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में बने थे राजीव गांधी, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति बने थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो देखिए, पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वे जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके खिलाफ 1963 में लाया गया था। ठीक है, हालांकि ये पारित नहीं हो पाया।
पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पारित हो गया था, जिनको अपना इस्तीफा देना पड़ा, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब उनकी एक वोट से सरकार गिर जाती है। पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने जो कभी भी कांग्रेस में नहीं रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई भी आते हैं, लेकिन वे कांग्रेसी थे पहले, बाद में बिना कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूर्ण गैर कांग्रेसी कौन माने जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अभी तक देश में टोटल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं, जिनमें पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे मोरारजी देसाई, तीसरे थे चौधरी चरण सिंह, चौथे जगजीवन राम, उनके बाद यशवंत राव चौहान और फिर देवीलाल, और 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री जो थे वो लालकृष्ण आडवाणी थे। ठीक है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए? तो अभी तक 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे? ये बनाए गए थे मोरारजी देसाई के दौरान। जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, उनके कुछ ही समय के बाद 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, जिसमें चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों शामिल थे। ठीक है। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? अब तक 7 बने हैं। 7 के नाम हमने देखे। पहले सरदार पटेल, दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी की सरकार जब थी तब वे बने थे पहली बार में, 1967 से 1969 के दौरान वे उप प्रधानमंत्री रहे। तीसरे उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, चौथे स्थान पर आते हैं जगजीवन राम, 5वें पे वाई चौहान, 6ठे नंबर पे देवीलाल, 7वें पे लालकृष्ण आडवाणी। तो अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री रहे हैं? 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी थे, बने का सवाल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारी जो संविधान एमसीक्यू वाली सीरीज है उसके 14वें पार्ट को यहाँ पे कवर किया। पूरी डिटेल के साथ हमने इन सवालों को यहाँ पर देखने का प्रयास किया, इनको रिवाइज करने का प्रयास किया, जिससे आपके जो सारे कन्फ्यूजन हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।